हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी की पूरी किताब के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी पूरी हिंदी की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने ला दिया है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है शुक्ल युग किस कालावधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1850 ईस्वी से, ठीक है, 1900 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो देखिए, मैंने कई वीडियो में अपने पिछले बार जितने भी वीडियो मैंने डाल दिए हैं हिंदी के, उन सभी में ये क्वेश्चन को लिया है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपने पेन और कॉपी मतलब लेके बैठिएगा, ताकि ये जो क्वेश्चन अच्छे हों, इंपॉर्टेंट हो, उससे आप नोट कर सकें, ठीक है। तो देखिए, शुक्ल युग की जो कालावधि होती है वो होती है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए एक रचना से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लेखक, रचना, रचनाकार, रचयिता, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अज्ञेय दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है नगेंद्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, परशुराम की जो प्रतीक्षा है, ये रचना है दिनकर जी की। दिनकर जी का पूरा नाम है क्या? क्या नाम है भाई इनका? पूरा नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है कमल का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कमल का सिपाही जो है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया नाटक। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, निबंध दिया गया है। तो जो कमल का सिपाही है, ये उपन्यास विधा की रचना है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख दीजिए VIMP क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखेंगे? VIMP क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है नोट कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, पथ के साथ ही किस विधा की रचना है, यानी विधा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि पथ के साथ ही ये जो रचना है, इसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आत्मकथा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, नाटक। तो देखिए, पथ के साथी जो रचना है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। जिस मतलब किस विधा की रचना है यहाँ पर पूछा है, तो ये संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवें में आपसे पूछा जा रहा है रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रीतिकाल का अन्य नाम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्वर्णकाल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उद्भव काल। ऑप्शन नंबर सी में क्या, श्रृंगार काल। और ऑप्शन नंबर डी में क्या, संक्रांति काल। तो देखिए, रीतिकाल का जो अन्य नाम है, इसे हम लोग जानते हैं श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवें में दिया गया है लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सूरदास। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नंददास। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, मोहन राकेश। तो देखिए, लहरों के राजहंस जो रचना है वो रचना है मोहन राकेश, एक कवि हैं, उन्हीं की रचना क्या है, मोहन राकेश, ठीक है। और ये रचना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोला जा रहा है, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, ठीक है। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया लल्लू लाल। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नाभादास। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, महादेवी वर्मा। तो देखिए, अतीत के जो चलचित्र है, ये एक रचना है, महादेवी वर्मा का रचना है, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम सागर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेवी वर्मा। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निराला। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लल्लू लाल। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, गुलाब राव। तो देखिए, प्रेम सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसके रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल है। यानी ऑप्शन नंबर आपके जो सी हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, छायावादी युग के लेखक हैं, यानी छायावादी युग के जो लेखक हैं, प्रवर्तक हैं, वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है केशव दत्त। तो आप सभी लोग को पता होगा कि छायावादी जो छायावाद के प्रवर्तक या फिर लेखक जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि छायावादी युग में कितने कवि हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है निराला। निराला ये देखिए अधूरा नाम है, इनका नाम पूरा नाम है क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आप सभी लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महादेवी वर्मा। तो देखिए हंस जो पत्रिका है वो पत्रिका जो है वो आपका प्रेमचंद्र की रचना है, जिसे हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है मैला आंचल के रचनाकर हैं, यानी ये एक रचना से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया फणीश्वरनाथ रेणु, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है निराला। तो देखिए मैला आंचल जो रचना है ये एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण रचना है, और इसके रचनाकर हैं, कौन रचनाकार है, तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उपन्यास, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आत्मकथा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो जीवनी दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यास, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है। और ये भी बताइएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये एक लेखक हैं अज्ञेय, जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो उन्हीं का रचना है ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। सॉरी सॉरी ये है हरिवंश राय बच्चन की रचना है यार, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें पूछ रहा है आपसे उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपसर्ग से हर बार क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, प्रतिवर्ष आता है, तो इस साल भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनुसरण, तो शरण एक शब्द है, इसके आगे लगा है अनु, तो अनु ही हमारा क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया। तो देखिए अनु जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में जुड़ते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, पागलपन में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप ये बोल सकते हो एक क्वेश्चन इससे पक्का यहाँ से है आना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, यानी 2 नंबर तो एकदम डेफिनेटली ही आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के आदि में जोड़ते हैं, यानी कि अंतिम में जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं, आप ये बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पागल, पागल एक शब्द होता है, इसके पीछे एक शब्द जुड़ा है पन, तो पन ही क्या हो गया यहाँ पर प्रत्यय हो गया। तो पन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया गया है, तो त्रिभुज में कौन सा समास है। समास मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आई होप आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे और जानते में होंगे। आप सभी लोग को पता होगा आपको 2 ही समास पढ़ने हैं, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और एक शब्द दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या, त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इसमें गिनती गिनाया जा रहा है, यानी पहला पद जो है संख्यावाचक हो या फिर गिनती बताने वाला हो, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं चौराहा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह, यानी जिसमें 4 राह हो, 4 रास्ते हों, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है तालाब शब्द का तत्सम है, यानी ये तद्भव दिया गया है, आपसे तत्सम पूछ रहा है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया समुद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तड़ाग, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया झील, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, महासागर दिया गया है। तो देखिए तालाब का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा तड़ाग, यानी आपसे अगर तड़ाग का तद्भव पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, तालाब बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, यानी अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अभ्यागत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वाहन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है आसमान, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो जलज दिया गया है। तो देखिए अभ्यागत का पर्यायवाची, आई होप आप सभी को पता होगा पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिनके मतलब अनेक नाम से जान सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे अभ्यागत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अब सॉरी अतिथि को हम लोग मेहमान भी बोल सकते हैं, पाहुना भी बोलते हैं, अभ्यागत भी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अतिथि मतलब जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो अभ्यागत बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं, पाहुना बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है इत्यादि में कौन सी संधि है। देखिए एक क्वेश्चन संधि से आपका एकदम डेफिनेटली एकदम निश्चित तरीके से ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है अयादि संधि, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है विसर्ग संधि दिया गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया है जब शब्द बीच में अधूरा दिखाई दे तो वहां पर आपको कौन सी संधि लगाना है तो जड़ संधि लगाना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो त यहाँ पर अधूरा शब्द है, तो यानी जड़ संधि में आपको टिक कर देना होगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में यानी तीसरे चरण में कितने कितने मात्राएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आप अगर छंद आप पढ़े होंगे अच्छे से, छंद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पढ़ने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, इससे जो है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 11 और 11। ठीक है, यानी प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं तो 11 और 11 होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है पठति धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। क्या बताइए, वचन एवं पुरुष बताइए। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है ये एक लकार चैप्टर है। आई होप आप सभी लोग नाम तो जानते होंगे। लकार एक चैप्टर होता है जिसमें 5 लकार होते हैं, उन पांचों लकारों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पठत में पूछा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर सेकंड में उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रथम पुरुष एक वचन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है मध्यम पुरुष द्विवचन दिया गया है। तो देखिए पठत जो है ये एक प्रथम धातु का एक वचन का जो है रूप है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया। इसमें टाइम पूछ रहा है, यानी तीसरा सप्तक जो है प्रकाशित कब हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा कि ये तार शब्द के जो संपादक हैं उनका नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिलहाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1943 में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1979 ईस्वी में दिया गया। तो देखिए तीसरा शब्द जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ज्ञानदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है युगवाणी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रेम वाटिका, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है सन्यासी। तो देखिए सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो है युगवाणी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर आपका 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है त्याग पत्र किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आप लोग लीजिए VIMP क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हर साल जो है देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन रचना में ये जो रचना है बहुत ही फेमस रचना है, इसकी विधा ही पूछ लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है इसकी मान लीजिए रचनाकार का नाम तो पता हो जाता है लेकिन इसकी विधा जो है कई बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछ रहा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जीवनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया निबंध दिया गया। तो देखिए त्यागपत्र जो रचना है ये एक प्रकार का जो है उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है तो जैनेन्द्र कुमार है। नाम याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र। त्यागपत्र किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। यहाँ पर देखिए विधा से ही क्वेश्चन जो है उठाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जीवनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया संस्मरण, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है उपन्यास दिया गया है। दो ऑप्शन को सेम कर दिया गया, यहाँ पर उपन्यास यहाँ भी उपन्यास, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाटक, लिख लीजिएगा यहाँ पर नाटक। तो देखिए स्मृति की जो रेखाएं हैं ये एक संस्मरण विधा की रचना है, जिसके लेखिका कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है, लोकायतन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए निराला, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए सुमित्रानंदन पंत, और ऑप्शन नंबर सी में दिए गए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, महादेवी वर्मा दिया गया है। तो देखिए लोकायतन जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप सुमित्रानंदन पंत की जितनी भी रचना है आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो, उनकी जो रचनाएं हैं अक्सर ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहा है, ये रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं, नाटक हैं, अच्छी अच्छी नाटक है और उपन्यास है, वो सभी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दुष्टामनी नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विष्णु प्रभाकर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, मोहन राकेश दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ध्रुवस्वामिनी जो रचना है मैंने अभी बताया है किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आपका काम काम क्या होगा, तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं होती हैं, नाटक उपन्यास जो भी है, इन सभी रचनाओं को आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, गोदान किस युग की उपन्यास है, ठीक है। यहाँ पर गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है, ये यहीं पर बता दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है किस युग की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो आधुनिक युग दिया है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि गोदान जो रचना है वो प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचा गया है, जो कि किस युग की रचना है, तो शुक्ल युग की रचना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट वाला है ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, यानी प्रेमचंद्र जो द्वारा जो है संपादित जो है पत्रिकाएं कौन कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मर्यादा और हंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सुधा और हंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जागरण और मतवाला, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सुधा और मतवाला, ठीक है। तो देखिए प्रेमचंद्र की जो पत्रिका है वो एक मर्यादा है और एक हंस है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए जो पहला, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने छायावाद से क्वेश्चन बता दिया है आपको। तो यहाँ से पूछा जा रहा है छायावाद के प्रवर्तक हैं। मैंने इस सेम क्वेश्चन को, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था, वहाँ कुछ दूसरा पूछा था, यहाँ पर कुछ दूसरा पूछा है, लेकिन आंसर सेम है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है छायावाद को प्रवर्तक हैं। तो मैंने बताया था छायावाद के प्रवर्तक कौन है या लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। और छायावाद में कितने कवि आते हैं, तो 4 कवि आते हैं। अब इन चारों कवियों का नाम आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है निबंध, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो जीवनी दिया गया है, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है अलंकार सॉरी रस से उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन किससे उठाया गया है, रस से, क्योंकि रस से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर आना ही आना है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप रूप राशि बल तेज बखानी, ठीक है। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारह। ये आपका है इसमें पूछ रहा है का इसमें कौन सा रस है। तो देखिए रस को पहचानने के लिए बहुत सिंपल है, आपको दो ही रस पढ़ने हैं। एक रस है आपका हास्य रस, ठीक है, और एक पढ़ना है क्या, करुण रस। तो जब भी हास्य की मैं बात करता हूँ, हास्य को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें जब भी पढ़ने पर आपको हंसी जैसा या फिर मतलब उसको पढ़ने पर आपको लगे हंसी आ रही है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। और करुण रस का मतलब ये होता है उसमें शोक होगा, विलाप होगा, रोया जाएगा, ऐसी बात किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शोक। यहाँ पर देखिए शोक का मतलब क्या होता है भाई, शोक कब करते हैं, जब जब कोई घटना होती है, दुखी होता है कोई, तभी तो होता है शोक। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विलाप भी बोला है, विलाप, ये देखिए विलाप का मतलब होता है रोना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो इसमें फिलहाल हो जाएगा कौन सा रस, तो करुण रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और ये अस्थायी भाव भी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्थायी भाव से हो सकता है क्वेश्चन इस बार उठाकर दे दे, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32 और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है अलंकार से उठा गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में अलंकार से भी क्वेश्चन एक ठो आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है सोहत ओढ़े पीटू पटु, ठीक है, श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये इसमें दिया गया है। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए ये जो अलंकार है फिलहाल ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे, आप डायरेक्ट कैसे बता देना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए जब कभी भी आपको एग्जाम्पल में मानव, ये देखिए जब मनु दिखाई दिया या फिर मान लीजिए मानव दिखाई दे या फिर दिखाई दे जनु दिखाई दे या फिर मानव दिखाई दे, तो वहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आप ट्रिक समझ सकते हो, निंजा टेक्निक बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए यानी याद उसके मतलब एग्जांपल्स को कैसे समझेंगे, तो उसकी एग्जांपल में मनु लिखा रहेगा, मानव लिखा रहेगा, जानव लिखा रहेगा, मनव लिखा रहेगा, जनव लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई, तो पूछा जा रहा है चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि एक फेमस रचना है, काफी 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 महत्वपूर्ण है भाई, ये क्या बोले इसके लिए। तो ये महत्वपूर्ण रचना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर बी में क्या सॉरी डी में क्या दिया गया है प्रेमचंद्र दिया गया है। तो चिंतामणि जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इनकी एक रचना रश्मिमांसा है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 34 में ले लिया है ताकि दोनों को साथ में आपको बता सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को समझिएगा, इसमें दिया गया है रश्मिमांसा, ये भी इन्हीं की रचना है यानी कि रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। और ये भी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रश्मिमांसा किसकी रचना है यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल बताएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रचनाओं को यानी इनकी रचनाओं को, रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी रचनाएं हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर जो है छूटने ना पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। यहाँ पर देखिए अब तद्भव पूछा जा रहा है, एक ठो इसमें तत्सम पूछा था, अब यहाँ पे तद्भव पूछा जा रहा है। तो देखिए अच्छी का तद्भव क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया आंख दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कान और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दांत और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है भौं दिया गया है। तो देखिए अच्छी का जो तद्भव होता है, अच्छी का तद्भव आंख होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट वाला है ए वाला है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया, बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अमीर सुधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अम्बुद कामा बारिद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दामिनी कामा सौदामिनी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कुरंग कामा सारंग, ठीक है। तो देखिए बादल के जो पर्यायवाची होते हैं उनके थोड़े से ट्रिक्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जिनके शब्द में आपको द दिखाई दे वही हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है अम्बुद, यहाँ पे लिखा है वारिद, तो इन दोनों के पीछे देखा जाए तो द और द आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका बादल का पर्यायवाची, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो देखिए छंद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पीछे ही बताया है। अगर आप लोगों ने छंद अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोला। फिलहाल ये रोले का एग्जाम्पल है, आप मात्रा से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया, कंकाल किसकी रचना है। तो कंकाल जो है किसकी रचना है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए कंकाल जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये हमारे फेमस कवि हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। इनकी कई रचनाएं जो है बार बार पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाओं को जरूर से जरूर आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछ रहा है, कमल का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अमृत राय, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है धर्मवीर भारती। तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय जी के द्वारा रचा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है, देश विदेश में कौन सा समास है। फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपको HW के रूप में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो होगा जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता भी देता हूँ, ठीक है।
तो पहले आप कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इन चारों विकल्प में से, उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द्विगु समास और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है अव्ययी भाव समास। तो देखिए देश और विदेश में जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। मैंने बताया था कि समास आपको दो समास पढ़ने हैं, एक द्विगु एक द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे देश का अपोजिट क्या होता है, विदेश होता है, तो यहाँ पर अपोजिट है और यहाँ पर बीच में एक योजक का सिंबल होता है, तो ये इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। ठीक है, तो एक से लेकर हमने यहाँ पर इस वीडियो में 40 तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोग ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।